अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्लास फेलो। अच्छा जी, आज का टॉपिक है यूनिसेलुलर प्रोटेस्ट्स एंड द ओरिजिन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे आपको पता है कि लास्ट लेक्चर भी यूनिसेलुलर प्रोटेस्ट से ही रिलेटेड था, यानी हम उनमें डेवलपमेंटल पैटर्न्स देख रहे थे कि जिसके अगर उनमें डेवलपमेंट होती है तो उसके पीछे किसका रोल है। तो हमने प्रूफ के साथ पढ़ा था कि न्यूक्लियस का रोल है, जो कि एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया था हामलिन ने 1930s में। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक भी यूनिसेलुलर के अंदर ही है, यानी आज भी हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्रोटेस्ट में हम देखेंगे कि इसमें ओरिजिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से हुई है। ठीक है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन में है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर इन्वेंशन ऑफ द प्रोटेस्ट that has had a profound effect on more complex organisms। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक दूसरी बड़ी डिस्कवरी यानी इन्वेंशन है कि इसके अंदर प्रोटेस्ट के अंदर कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है प्रोटेस्ट के अंदर देखा गया है, तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है। ठीक है। दैट हैज़ हैड अ प्रोपाउंड इफेक्ट, यानी इसका एक बड़ा असर है। प्रोपाउंड मीन्स ग्रेट, यानी इसका बड़ा इफेक्ट होता है किस चीज़ पे, जो अदर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो मल्टी सेलुलर है। ठीक है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो प्रोटेस्ट में देखा गया है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इट शुड बी नोटेड दैट सेक्स एंड रिप्रोडक्शन आर टू डिस्टिंक्ट एंड सेपरेबल प्रोसेसेस। इसका मतलब ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जो पढ़ते हैं, तो ये एक्चुअली दो वर्ड्स हैं, यानी सेक्स और रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब जो सेक्स है वो एक अलहदा प्रोसेस है और जो रिप्रोडक्शन है वो भी अलहदा प्रोसेस है। तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, किस तरह से ये दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि इन दोनों में ऐसा क्या है जो कि ये एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं। अच्छा जी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का लफ्ज आपने बीइंग द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी आपने बार बार पढ़ा होगा। हम प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स में भी करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हम कहते हैं इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इस तरह से होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इस तरह से होता है। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन में हम कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं और कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल वो होती है जो विदाउट सेक्स होती है और सेक्सुअल वो होती है जिसमें सेक्स जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो अब हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स और रिप्रोडक्शन का वर्ड है ये एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ है, यानी किस बेस पे। तो यहाँ पर है कि रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है। आपने अपना माइंड ओपन रखना है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में आपके पास एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस हो। ठीक है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके रिजल्ट में आपके पास एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस होगा। रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस होना। ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जिसकी रिप्रोडक्शन हो रही है उसका अपने जैसा प्रोड्यूस करना। री का मतलब है अगेन, एंड प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस, फॉर्मेशन। वो अपने जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, अब सेक्स किसे बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन और सेक्स एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ है। तो अगर सेक्स को देखा जाए तो सेक्स इन्वॉल्व्स द कंबाइनिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स इनटू न्यू अरेंजमेंट्स। अब बात को सुने, रिप्रोडक्शन में ये नहीं था कि दो बंदे ही इन्वॉल्व होंगे, दो ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व होंगे तो तभी जाके न्यू इंडिविजुअल बनेगा। था कुछ भी नहीं था उसमें, था कि अपने जैसा प्रोडक्शन करना रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेकिन सेक्स में है कि इसके लिए जरूरी है दो ऑर्गेनिजम्स का दो ऑर्गेनिजम्स का होना जरूरी है और उन दोनों ऑर्गेनिज्म का फिर आपस में अपने जीन्स को शेयर करना जरूरी है। ठीक है। रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म की बात नहीं थी, रिप्रोडक्शन में जीन्स एक्सचेंज करने की बात नहीं थी।
रिप्रोडक्शन में सिर्फ था अपने जैसा प्रोड्यूस करना, जबकि सेक्स में है कि दो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए और फिर दोनों का आपस में जीन की शेयरिंग भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि बस दो ऑर्गेनिज्म है तो उनमें सेक्स नो, अगर उनके बीच जेनेटिक मटेरियल्स की एक्सचेंज हो रही है तो उस प्रोसेस को हम लोग फिर बोलते हैं सेक्स। अब आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं कि रिप्रोडक्शन और सेक्स जो है वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अगर आप देखें तो रिप्रोडक्शन इन द एब्सेंस ऑफ सेक्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय फिजन। अच्छा जी, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर इसमें सेक्स इन्वॉल्व ना हो, आप सेक्स आप तो जान गए, यानी अगर टू ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व ना हो, अगर जीन्स की एक्सचेंजिंग नहीं हो रही हो, तो तब रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें पिजन की सूरत में देखने को मिलता है। ठीक है, अब पिजन क्या है, तो स्प्लिटिंग इनटू टू, यानी एक ऑर्गेनिज्म का या फिर एक सेल का दो में तकसीम हो जाना। ठीक है, एक सेल है वो अपनी तरह का दूसरा प्रोड्यूस करता है, वो अपने आप को स्प्लिट करेगा, दो एक जैसे बनाएगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग फिर कहेंगे रिप्रोडक्शन। और ये इस तरह का रिप्रोडक्शन हमें मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फिजन जो है वो मिलता है। फिर हमने बहुत सारा पढ़ा है, बाइनरी फिजन होता है जिसमें एक सेल दो में तकसीम हो जाता है। कुछ मल्टीपल फिजन होते हैं जिसमें एक सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को अगर आप देखें तो देयर इज नो सॉर्टिंग ऑफ जीन्स, यहाँ पर जीन्स की कोई एक्सचेंजिंग नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन अमीबा डिवाइड्स, अगर आप देखो तो आपको सिंगल सेल प्रोटेस्ट अमीबा की अगर एग्जाम्पल जहन में आती है तो वो क्या करती है, वो जब दो में डिवाइड होती है ना, तो उसमें कोई जीन की एक्सचेंज नहीं होती, उसमें कोई दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होते, तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, या अगर हम हाइड्रा की बात करें तो वो क्या करती है, वो जब अपनी कॉलोनी से बर्ड होती है, यानी उसमें एक ऐसा प्रोडक्शन होता है कि वो अपने जैसा एक बर्ड को वो निकल आता है, फिर उस बर्ड से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उसको भी हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अगर आप सिंपली सोचो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे पास जस्ट रिप्रोडक्शन है। ठीक है, क्योंकि उसमें जीन की सॉर्टिंग या फिर टू ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, अच्छा जी, सिंपली आपने एग्जांपल के अंदर देख लिया कि अमीबा में जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होते तो वो जस्ट रिप्रोडक्शन है, ना कि सेक्सुअल। अब हम देखेंगे कि सेक्स विदाउट रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉमन अमंग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिसमें हम जस्ट सेक्स को ही देख सकते हैं, ना कि हम उसमें रिप्रोडक्शन देखें। अगर हम देखें बैक्टीरिया को, ठीक है, कैंटम मोनीरा का एक स्पीशी है। अच्छा, बैक्टीरिया आर एबल टू ट्रांसमिट जीन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर बाय मींस ऑफ सेक्स पेयरिंग। अच्छा जी, बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन हम लोग उसको कंसिडर करते हैं कि ये इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन एक्चुअली वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, वो जस्ट सेक्स होती है। क्यों? क्योंकि जब बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है तो उसके रिजल्ट में न्यू इंडिविजुअल्स क्रिएट नहीं होते, बल्कि सिर्फ जस्ट टू बैक्टीरिया के माबेन या उनके बीच जो है जीन्स की सॉर्टिंग यानी जीन्स की एक्सचेंजिंग हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा दिस ट्रांसमिशन इज सेपरेट फ्रॉम रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन में तो न्यू इंडिविजुअल बनेगा। अगर दो बैक्टीरिया आपस में मिल रहे तो होना चाहिए कि एक और बैक्टीरिया भी रिजल्ट में बने, या तीन बने, चार बने। लेकिन अगर इस तरह से नहीं हो रहा, न्यू इंडिविजुअल क्रिएट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये प्रोसेस हमारे पास रिप्रोडक्शन नहीं है। इसके अलावा अगर हम सिंपल एग्जांपल ले ले तो प्रोटिस्ट आर आल्सो एबल टू रीअसॉर्ट जीन्स विदाउट रिप्रोडक्शन। प्रोटिस्ट में भी इस तरह का सेक्स यानी कि ओनली सेक्स देखने को मिलता है। जिस तरह अगर हम पैरामीशियम की एग्जांपल ले ले, ठीक है, पैरामीशियम में क्या होता है,
जो कि क्लास सिलिएटा से ताल्लुक रखता है, यानी कि क्योंकि इसमें सिलिया मौजूद होते हैं जो कि इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो इस वजह से इसे हम अंडर द क्लास सिलिएटा जो है वो स्टडी करते हैं। अच्छा, पैरामीशियम में ऐसा होता है कि फॉर इंस्टेंस रिप्रोड्यूस बाय फिजन। पैरामीशियम तो ठीक है, हम नॉर्मली सिचुएशन में ये थ्रू रिप्रोडक्शन ये करता है फिजन के जरिए, यानी सिंपल रिप्रोडक्शन, इसमें ये एक से दो में क्या हो जाती है, इसकी डिवीजन स्प्रेडिंग हो जाती है। लेकिन बार बार इसमें जब इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं, इनमें एनर्जी कम पड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इन सम टाइम इन सम कंडीशंस पैरामीशियम जो है उसमें सेक्स का जो प्रोसेस है वो भी परफॉर्म होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। कंजुगेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो ऑर्गेनिज्म के आपस में जीन्स की सॉर्टिंग होती है। ठीक है, वो अपने जीन्स को आपस में एक्सचेंज करते हैं। But sex is accomplished by conjugation, वही बात। When two paramecium join together, conjugation में क्या होगा, एक पेरामीशियम होगा और दूसरा पेरामीशियम होगा, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, टुगेदर का मतलब इकट्ठे हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। They link their oral apertures, जो इनकी वो oral aperture से मतलब उनका जो माउथ है through which they can feed, ठीक है, जिसके जरिए ये खुराक वगैरह को क्या करते हैं, अपने अंदर मतलब खाते वगैरह है। एंड फॉर्म अ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, तो उस ओरल अपर्चर की कनेक्शन आ जाएंगी और इसके अंदर हम लोग कहेंगे कि इनकी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होंगी हो गई है, क्योंकि इन दोनों के जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू विच दे कैन एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, जिसके जरिए ये अपने जीन्स को आपस में एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा, ईच माइक्रो न्यूक्लियस, अब जो पैरामीशियम होते हैं ना, तो अगर आपने पैरामीशियम का डायग्राम देखे तो पैरामीशियम के अंदर दो तरह के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा। जो बड़ा होता है इसको हम मैक्रो और जो छोटा होता है इसको हम माइक्रो। ठीक है, इस तरह माइक्रो बायोलॉजी होती है। ठीक है, वही बात आप ध्यान में रखें, मैक्रो बड़ा वाला और माइक्रो मीन्स छोटा वाला, यानी जिसमें हम छोटे छोटे। ठीक है, अच्छा जी। तो ईच माइक्रोन्यूक्लियस, अब जो दोनों पैरामीशियम है, पैरामीशियम नंबर 1 एंड पैरामीशियम नंबर 2, तो दोनों में जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है, जो मैक्रो न्यूक्लियस है, तो उसकी क्या हो जाएगी, उसकी डीजेनरेशन हो जाएगी, यानी वो डीजेनरेट हो जाएगा। और उस न्यूक्लियस का काम क्या है, जो कि ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म जो है वो कंट्रोल करता है, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर थ्रू आउट जितने भी रिस्पिरेशन का प्रोसेस है, जो ब्रेक डाउनिंग हो रही है, जो डाइजेशन, तो वो सारा प्रोसेस ये इसके अंडर कंट्रोल होती है। ठीक है, वाइल ईच में माइक्रो न्यूक्लियस, जो छोटा वाला न्यूक्लियस है वो रह जाएगा और बड़ा वाला डीजेनरेट हो जाएगा, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जो छोटा वाला न्यूक्लियस है ना, यानी पैरामीशियम नंबर 1 और पैरामीशियम नंबर 2 में, तो वो अंडर माइटोसिस चले जाएगा। कौन से प्रोसेस के अंदर, सॉरी, undergoes meiosis to produce 8 haploid micronuclei, of which all but one degenerate। अच्छा, इस पॉइंट को अब आप समझो। जो माइक्रोन्यूक्लियस है तो उसमें मीओसिस का प्रोसेस होगा। मीओसिस आपको पता है रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें एक न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की रिडक्शन हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इनमें जो माइक्रो न्यूक्लियस है उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन जब वो मियोसिस के अंदर जाएगा तो उसकी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो वो हैप्लॉइड हो जाएगी। ये उससे रिजल्ट में जो सेल्स बनेंगे तो वो हैप्लॉइड इन नंबर होंगे। जिस तरह अगर आप ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो इनमें जब गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है, यानी स्पर्म्स की या फिर ओवा की, तो उस दौरान भी एक डिप्लॉयड नंबर ऑफ न्यू सेल से हैप्लॉइड नंबर ऑफ गेमीट्स बनते हैं। ठीक है, तो वही बात है। तो पैरामीशियम नंबर 1 में जो माइक्रोन्यूक्लियस है तो उससे भी 4 माइक्रोन्यूक्लियस बनेंगे, और पैरामीशियम नंबर 2 में भी जो न्यूक्लियस है तो उससे भी 4 माइक्रोन्यूक्लियस बनेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हुए, 4 और 4 मिलकर 8 हुए, और आठों के आठों हैप्लॉइड नंबर है। तो अब इस पॉइंट की क्लियरेंस हुई ना कि अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 8 हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई ऑफ विच ऑल बट वन डीजेनरेट। ठीक है, उसमें से जो
तीनों के तीनों यानी 3 पैरामीशियम नंबर 1 और 3 पैरामीशियम नंबर 2 में जितने भी न्यू सेल्स है ना, तो उनकी डीजेनरेशन हो जाएगी और सिर्फ एक ही एक सेल रह जाएगा। ठीक है, एक में भी 3 खत्म, दूसरे में मतलब कि 6 जो है उसकी डीजेनरेशन हो गई और ओनली वन माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो उनमें रह जाएगा। The remaining micronucleus divides once more to form a stationary micronucleus and a migratory micronucleus. अब जो ये एक एक रह गया है तो इसमें अब माइटोसिस का प्रोसेस होगा, यानी इसके रिजल्ट में टू न्यूक्लियस बनेंगे और उन न्यूक्लियस को एक को हम माइग्रेटरी बोलेंगे और दूसरे को हम स्टेशनरी। इस तरह दूसरे वाले में भी एक माइग्रेटरी और एक स्टेशनरी होगा। Each migratory micronucleus cross the cytoplasmic bridge. अब एक से भी माइग्रेटरी न्यूक्लियस आएगा और दूसरे से भी, और वो स्टेशनरी माइक्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएंगे ताकि उनसे एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन सके। This diploid nucleus then divides mitotically to give rise to a new micronucleus and a macronucleus. फिर उससे एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक मैक्रोन्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, as the two partners disengage, जैसे ही वो एक दूसरे से दूर हट जाएंगे, therefore no reproduction has occurred, only sex। अब अगर आप देखो तो रिजल्ट में आपके पास कोई न्यू इंडिविजुअल की क्रिएशन नहीं हुई, बल्कि जस्ट दो पैरामीशियम के माबेन जीन्स की सॉर्टिंग हुई, जीन्स की ट्रांसफॉर्मेशन हुई, जीन्स की एक्सचेंजिंग हुई। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं सेक्स। ठीक है, अच्छा जी, मैं अभी आपको डायग्राम के जरिए भी थोड़ा सा समझा देती हूँ। अच्छा, आप अगर आप डायग्राम में देखो तो नंबर 1, अगर ये जो आपको कर्सर दिख रहा है तो नंबर 1 में है कि टू डिफरेंट मैटिंग टाइप्स फॉर्म अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। यहाँ पर दो पैरामीशिया आपस में उनकी क्या हुई है, उन्होंने साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाई हुई, उनके साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हुए। पैरामी सेकेंड स्टेप में दोनों ने क्या किया, उनकी जो बड़े बड़े वाले न्यूक्लियस यानी मैक्रो है वो डीजेनरेट हो रहा है और छोटा वाला मियोसिस कर रहा है, अपने से 4 बना रहे हैं। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ईच रिमेनिंग माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड्स बाय माइटोसिस। अब जो उनमें जो 3 तो डीजेनरेट हुए, लेकिन एक एक जो रह गया है तो उससे दो दो बन गए, एक एक स्टेशनरी और एक एक माइग्रेट, तो वो फिर उनकी आपस में एक्सचेंज। अब एक से भी माइग्रेटरी जाएगा, दूसरे से भी माइग्रेटरी जाएगा, तो एक एक स्टेशनरी रह गए और माइग्रेटरी भी जाके उस स्टेशनरी के साथ फ्यूज, तो रिजल्ट में एक ही न्यूक्लियस बन जाता है। फिर वो एक न्यूक्लियस जो अगर आप देखें 5th नंबर स्टेप में, तो वो फिर दोबारा से माइटोसिस का प्रोसेस कर रहा है और उससे फिर दो दो बन रहे हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेक्स और रिप्रोडक्शन के दरमियान में डिफरेंस का पता चल गया है कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उसके रिजल्ट में एक न्यू इंडिविजुअल क्रिएट होता है, जबकि सेक्स में जस्ट एक्सचेंजिंग ऑफ जीन्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सेक्स और रिप्रोडक्शन को यूनियन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।